Okay, so Bismillah ar-Rahman Rahim. We are going to talk about the extraction of iron in today's class, which is the second extraction. As we know that I am just writing the reactivities over here again just because of you कि आपको ये याद हो जाए. Potassium, sodium, calcium, and then we have Mezl. Mezl means magnesium, aluminum, zinc, iron, and lead. And after that, we will have copper, silver, and gold. We have this reactive series of metal, right, बच्चों? यही है. Right. Yes, sir. उसके बाद we know that के आपके पास Mezl M और A के बाद Mezl के Ma के बाद we have carbon और Mezl के बाद हमारे पास है हाइड्रोजन. तो ये दो एलिमेंट ऑल्सो जो कि पॉजिटिव चार्जेस बना सकते हैं, हमने इसमें यहाँ लगा दिए हैं. और इससे हमें क्या फायदा होता है? इससे हमें ये फायदा होता है कि हमें पता चलता है कि जो कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, जो कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, वो यूज होते, वो किस तरह एक्सट्रैक्ट होंगे? दे कैन बी एक्सट्रैक्ट बाय इलेक्ट्रोलिसिस. दे कैन बी एक्सट्रैक्ट बाय इलेक्ट्रोलिसिस. और सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस का जान लेना इज नॉट इम्पोर्टेंट और इज नॉट इनफ फॉर यू. आपको ये भी पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर molten oxides. ये भी आपको पूरी बात पता होनी चाहिए एमसीक्यूज के लिए. इट वुड बी इंपॉर्टेंट. ठीक है भाई. जो एलिमेंट भी कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव है, नॉट सिर्फ ये 5, इसके अलावा भी ग्रुप 1 के बाकी सारे, ग्रुप 2 के बाकी सारे और एल्युमिनियम, ये सारे एलिमेंट्स 6 and 6 12 और +1 13 एलिमेंट्स हैं जो कि एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस. और इलेक्ट्रोलिसिस भी कौन सी? उनके मॉल्टन सॉल्ट्स की इलेक्ट्रोलिसिस. राइट बच्चों? जी Right, sir. इसी थ्योरी को यूज करते हुए, जी बेटे कोई कुछ सवाल पूछ रहा था? इसी थ्योरी को यूज करते हुए हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड की और हमने एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया. यू कैन सी दिस. ये रहा पूरा सेटअप हमारा. इलेक्ट्रोलिसिस हमने की और हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया. ठीक है ना. अब हम नेक्स्ट वाली बात करने जा रहे हैं कि नेक्स्ट वाली बात हमारे पास क्या है? नेक्स्ट वाली बात हमारे पास ये है कि जो कार्बन से कम रिएक्टिव होंगे, इवन सारे कार्बन से रिएक्टिव हैं, कम रिएक्टिव है, तो जो भी कार्बन से कम रिएक्टिव होंगे, वी कैन एक्सट्रैक्ट देम in the presence of carbon. So you can reduce them by carbon. They all can be reduced by carbon. ठीक है भाई. तो इसी स्टेटमेंट को हम जो है कंफर्म करने के लिए, वैलिड करने के लिए, इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए अब हम कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों? एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. एंड यू नीड टू नो दिस कि भाई ये एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन जो है ये हमें कार्बन की प्रेजेंस में करनी है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन टुडेस क्लास, दिस इज extraction of iron. This is extraction of iron from its oxide. It is extraction of iron from its oxide. और इसकी जो ऑक्साइड है बच्चों वो कौन सी होगी? Fe2O3. This is its oxide and you need to know the name of this oxide. बच्चों इस ओर का नाम क्या है? इस ओर का नाम है हेमाटाइट ओर. इसका नाम क्या है बच्चों? हेमाटाइट. दिस इज ओर. ये जमीन से निकलेगा पार्ट और इस ओर का नाम क्या है? दिस इज आयरन ओर. इसका नाम है आपके पास हेमाटाइट. इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. और इस प्रोसेस का नाम हमारे पास क्या है बच्चों? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस. इस प्रोसेस को जो हम कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ब्लास्ट फर्नेस. ठीक है. अब इस ब्लास्ट फर्नेस को करने के लिए पहले मैं आपको दिखा दूं एक चीज कि इसमें हम करते क्या है. वो हम पहले उसको करने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये होता किस तरह से. ठीक है भाई. तो ये कुछ इस तरह का प्रोसीजर होगा आपके पास और ये कुछ इस तरह का आपके पास अपैरेटस होगा. ठीक है. इस अपैरेटस के अंदर यहाँ प्रोसेस हो रहा होगा और साथ साथ नीचे आपके पास यहाँ पर और ये कुछ इस तरह से आपके पास अपैरेटस होगा. ठीक है भाई. और एक अपैरेटस इसको हम और बेहतर करने की कोशिश करते हैं. तो इट लुक्स लाइक दिस. ठीक है ना. इस तरह का कुछ होगा. अब जाहिर सी बात है आयरन इज अ स्ट्रॉन्ग मेटल एंड आई नो वी नो दैट कि इसका भाई मेल्टिंग पॉइंट कितना था? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था. इट्स समवेयर मोर देन 1500, 1540, 1530 एट समवेयर. तो भाई इसको पिघलाने के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी. तो सबसे पहले जो हम प्रोसेस करेंगे वो क्या करेंगे? बर्निंग ऑफ फ्यूल.
So you can say that burning of fuel. सबसे पहले हमने करनी है burning of fuel and you can even call it as combustion of fuel. आप इसको combustion of fuel भी कह सकते हो। और इसके अंदर बच्चों हम fuel कौन सा इस्तेमाल करेंगे? We are using it carbon over here और इस कार्बन को हम नाम देते हैं कोक। कोक बोलते हैं इसको। हम इसको in the presence of air combust करेंगे तो हमारे पास बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास क्या बनेगी बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द प्रोसेस। हम यहाँ पर इसको हीटिंग कर रहे हैं ताकि यहाँ पर क्या हो भाई, एनर्जी डेवलप हो, एनर्जी बढ़ेगी तो आपके पास जो और है वो मेल्ट होगी। ठीक है, तो इट इज एक्चुअली कार्बन बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और आप यहाँ बना लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों ये जो कार्बन आपने इनपुट किया है, ये जो कार्बन आपने इनपुट यहाँ किया है इस प्रोसेस में, ये आपने किया होगा यहाँ से ऊपर से आप इसको ऐड कर रहे हो, तो कार्बन इज एडिंग फ्रॉम द टॉप। ठीक है ना। एंड वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नो कि आप यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस पास आउट कर रहे हो वो ऑक्सीजन गैस पास यहाँ से, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन गैस है आपके पास, ये ऑक्सीजन गैस आप यहाँ से ऐड करा रहे हो। दिस इज ऑक्सीजन। अब इसको ऑक्सीजन को कहो, आप एयर कहो, आपकी मर्जी है। दिस इज एयर और ऑक्सीजन। एयर के अंदर भी ऑक्सीजन होती है, हम उसको यहीं से ले रहे हैं। ठीक है ना। ऊपर से कार्बन, नीचे से आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और आपके पास फ्यूल कंबस्ट हो रहा है और कंबस्टन की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है आपको मदद करेगी आपके ओर को पिघलाने। ठीक है बच्चों। Yes, sir. अब प्रॉब्लम ये है बच्चों, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, राइट? दिस इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। इसके बाद इसको मैक्सिमम कार्बन 2 ऑक्सीजन गेन कर सकता है और वो दोनों ऑक्सीजन इसने गेन कर ली है। अब अगर ये मॉलिक्यूल आप किसी के सामने रखोगे तो ये इतनी आराम से रिएक्शन नहीं करेगा, तो हमें इसके रिएक्शन की इंटेंसिटी बढ़ानी है ताकि ये जाके जो है आयरन से रिएक्ट करे और उसको रिड्यूस करे। तो और इसके अंदर एबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें इसके अंदर थोड़ी सी ऑक्सीजन कम करना पड़ेगी, ताकि हम इसके अंदर से ऑक्सीजन कम करें तो इसके अंदर एबिलिटी बाकी हो ऑक्सीडाइज होने की। जब ये खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता होगा तभी तो किसी और को रिड्यूस करेगा ना। फॉर सपोज अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास जो है भाई मेरे पास फॉर सपोज मेरे पास जिंक ऑक्साइड है। ठीक है ना। अब ये जिंक ऑक्साइड है, अगर मैं इसमें मैग्नीशियम डालूंगा तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, सो इट कैन डिस्प्लेस जिंक एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड जिंक एलिमेंट को वो अलग कर देगा। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं जिंक ऑक्साइड के अंदर मुझे इसमें से जिंक में से ऑक्सीजन निकलवाना है, अगर इसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन होगा मैग्नीशियम के पास और मैं इसमें डाल दूं तो बच्चों कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। एबिलिटी नहीं है मैग्नीशियम के पास ऑक्सीडाइज होने की वो ऑलरेडी ऑक्साइड बना चुका है, अब आप उसको डालोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो सेम एज इट इज, अगर आपके पास इस वक्त आपके पास आयरन ऑक्साइड है और आप चाहते हो कि भाई आयरन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाए, आप चाहते हो कि आयरन ऑक्साइड में से आयरन निकल जाए, तो अगर आप उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाल दोगे तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड के पास तो ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन मौजूद हैं, वो फर्दर ऑक्सीडाइज करा के क्या बनाएगा? CO6 बना लेगा क्या? ऐसा कोई मॉलिक्यूल होता ही नहीं है। ठीक है। तो जब तक आप उसको ऐसा ना बना दो कि जब वो ऑक्सीजन गेन करने के काबिल हो जाए तब तक वो ये काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड कैपेबल हो कि वो आयरन की ऑक्सीजन छीन सके। ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, हम इसको बनाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड को मैं यहाँ लफ्ज दे रहा हूँ, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपके पास कि हम रिड्यूसिंग एजेंट बनाना चाह रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करता है ना, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्मेशन कर रहे हैं जो कि आप आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर सके। वो क्या चीज है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो मैं क्या करूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो बन गई है इसके अंदर और कार्बन ऐड करूंगा। जब मैं एक्स्ट्रा कार्बन ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, आपके पास एक्स्ट्रा कार्बन ऐड करने से इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो जाएगी, इसकी वजह से आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट हो जाएगी। इज दैट राइट बच्चों? सर हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि हम पहले ही कोई चीज अगर लिमिटिंग में लेते तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता? हाँ बिल्कुल बन जाता, लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता तो फिर एनर्जी भी तो कम रिलीज होती ना। यस ठीक सर। है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी। तो इस वजह से हमने फ्यूल को कंबस्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया ताकि ज्यादा एनर्जी रिलीज हो। ठीक है। यस सर। ठीक है। उसके बाद अब ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसके पास ऑक्सीजन की कमी है, अब ये क्या कर सकता है, आयरन ऑक्साइड की रिडक्शन कर सकता है। तो वी कैन कॉल इट रिडक्शन ऑफ हेमाटाइट ओर। रिडक्शन ऑफ हेमाटाइट। हेमाटाइट क्या है हमारे पास, हेमाटाइट है हमारे पास बच्चों
ये आयरन ऑक्साइड Fe2O3। तो भाई ये भी हमने ऐड किया होगा, ये हम कहाँ से ऐड करेंगे, ये भी हम टॉप से ऐड करेंगे। तो इट इज ऑल्सो फ्रॉम हेयर, आयरन ऑक्साइड को भी हमने टॉप से ऐड करना है। हम टॉप से ऐड कर रहे हैं तो होगा क्या, टॉप से ऐड करने की वजह से यहाँ पर जो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आयरन की ऑक्सीजन को छीन लेगा और आयरन को अकेला कर देगा और खुद क्या बना लेगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। And for the balancing, you can write 2 over here, 3 over here, 3 over here. Is that right, बच्चों? राइट सर। राइट Any सर। problem? सर ये जो सर हाइमेटाइट जो है वो तो और है ना, तो सर उसमें वो मतलब और चीजें भी होंगी जो मतलब हमको नहीं चाहिए होंगी, तो वो कैसे रिमूव होंगी? बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें और चीजें भी होंगी, वो हम कैसे रिमूव करेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्दर थिंग। देखिए आपके पास अब देखो बहुत सारी चीजें होती हैं जमीन के अंदर से जो निकलती है, लेकिन मिट्टी ज्यादा होती है, हम बाकी चीजें हटा देते हैं, जैसे शॉपर वगैरह होगी, जो भी मसाइल होंगे उसके अंदर से वो हम हटा देंगे। हम पहले इसको क्या करते हैं, इसको हम एक्सेस में करते हैं। जब हम और सपोज हमने जमीन से और निकाली होगी ना, ऐसा नहीं है जमीन से और निकालते ही डायरेक्ट हमने इस प्रोसेस में डाल देनी है, ऐसा नहीं होगा। हम उसको पहले क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने के बाद हम उसमें से जितना हो सकता है पॉसिबल इम्प्योरिटीज निकाल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम क्योंकि आयरन बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ता मेटल है, तो अब हम इसमें बहुत सारी प्योरिफिकेशन नहीं करते, हम बस जितना होता है मिटा देते हैं और मैक्सिमम हमारे पास जो बचता है वो मट्टी बच जाती है इसके अंदर। तो मट्टी को रिमूव करने के हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम करेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। क्या करेंगे बच्चों, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन को भी आप ऐड करोगे कहाँ से बच्चों, टॉप से। एंड व्हाट इज लाइमस्टोन, लाइमस्टोन होता है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है आपके पास, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन होकर आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये हमने किया क्यों, ये हमने इस वजह से किया है ताकि न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हो सके। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन ओवर हियर, यू नीड टू नो दैट बच्चों के आपके पास जो सैंड होती है SiO2 जिसको आप बोलते हो सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड, जो सैंड होती है आपके पास वो कैसी होती है बच्चों, दिस इज एसिडिक इन नेचर, दिस इज एसिडिक इन नेचर। तो हमने ये ब्रेक डाउन, यस हमने इसको ब्रेक डाउन इसलिए किया है ताकि कैल्शियम ऑक्साइड बने विच इज अ मेटल ऑक्साइड एंड इट इज बेसिक इन नेचर। तो जब दोनों आपस में मिलेंगे तो आपके पास एक कंपाउंड बनाएंगे विच इज कैल्शियम सिलिकेट, और ये कहलाता है स्लैग। क्या कहलाता है ये, स्लैग, ठीक है ना। इसको आप नाम भी दे सकते हैं कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है ना। इसके अंदर मेटल भी है और इसके अंदर आपके पास सल्फर भी है, सॉरी सिलिकॉन भी है, मेटलॉइड भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ये आपके पास a little bit lighter होगा as compared to density में as compared to iron। तो भाई आपके पास ये जब आप पूरा प्रोसेस करोगे तो इस प्रोसेस में क्या होगा, आपके पूरा प्रोसेस जो आपके पास हो रहा है ये पूरा प्रोसेस यहाँ चल रहा है, दिस इज द प्रोसेस जो कि आपके पास पूरा प्रोसेस यहाँ चल रहा है, ठीक है ना। आपको याद रखना है। सर ये थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन की बात। जी जी बता रहा हूँ, इसमें ये एक पॉइंट हमने और लिखना है। ये हमने यहाँ पर पूरा प्रोसेस यहाँ चल रहा है, ये जो रिडक्शन वगैरह है सब कुछ ये प्रोसेस यहाँ चल रहा है, ठीक है। जब ये प्रोसेस आपके पास कंप्लीट हो जाएगा, जितना आयरन आपके पास यहाँ पर कन्वर्ट होता जाएगा वो आयरन यहाँ कलेक्ट होता जाएगा, सारा लिक्विड आयरन यहाँ कलेक्ट होता जाएगा, ठीक है ना। जो भी लिक्विड आयरन कन्वर्ट होता जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा डेंसर है, तो मेटल जो है इसकी डेंसिटी 6.98 समवेयर होती है, तो सबसे ज्यादा डेंसर है, ये सबसे नीचे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो बच्चों, विड्रॉ कर सकते हो। तो आप यहाँ से लिक्विड आयरन को क्या कर सकते हो बच्चों, यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। और दूसरा ये कि आप जो स्लैग बनाए ना, स्लैग की डेंसिटी थोड़ी सी कम होगी आपके पास आयरन से, तो वो इसके ऊपर फ्लोट करेगा, वो इसके ऊपर क्या करेगा बच्चों, फ्लोट करेगा। तो आप उसको भी यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ से क्या निकलेगा आपके पास, स्लैग विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यस सर। पेपर में वो आपसे पूछता है व्हाई वी डू दिस, हमने क्यों थर्मल डीकम्पोजिशन की है कैल्शियम कार्बोनेट की, क्यों हमने थर्मल डीकम्पोजिशन की है लाइमस्टोन की, दे आस्क फॉर दिस, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटीज। क्यों किया हमने बच्चों ये, टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटीज। जब आप आयरन को निकालोगे तो उसके अंदर डेफिनेटली मट्टी भी होगी, तो जो मट्टी होगी उस मट्टी को हटाने के लिए, अब क्योंकि मट्टी आपके पास क्या होती है, SiO2 सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड, या आपके पास क्या होता है, इसको लिखने में हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। पढ़ने में सिलिकॉन डाइऑक्साइड पढ़ सकते हो, लिखने में आप उसको क्या बोलोगे, सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड, क्योंकि एक सिलिकॉन में 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए होते हैं। यू ऑल नो दिस, क्योंकि हमने ये
आपके पास जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स जो थे उसमें हमने ये किया था, तो यू ऑल नो दिस, ठीक है ना। तो ये जो सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड है ये आपके पास क्या होता है, आपके पास ये एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है ना। इसको रिमूव करने के लिए आपको बेसिक कुछ डालना पड़ेगा ताकि एसिड और बेस आपस में मिले और आपके पास एक सॉल्ट टाइप कुछ बन जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा ताकि कैल्शियम ऑक्साइड बने। कैल्शियम ऑक्साइड क्योंकि बेसिक है तो वो एसिडिक ऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम सिलिकेट बना रही है और इट वुड बी रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ द लिक्विड आयरन, ठीक है बच्चों। यस सर। सर ये सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, टेट्राऑक्साइड कहेंगे, टेट्राऑक्साइड क्यों कहेंगे? इसकी वजह ये देखो, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो इस तरह से होता है। एक सिलिकॉन क्योंकि ग्रुप 4 का है तो 4 बॉन्ड्स बनाता है, 1 2 3 4, और ये 4 बॉन्ड बनाता है 4 डिफरेंट ऑक्सीजन से, लाइक दिस ऐसे। और क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है तो ये बॉन्ड बनाता है सिर्फ 2, तो ये इस तरह से बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ओके सर। पर ये आप पढ़ चुके हो किसके अंदर, जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर। अब जब आप इसका फाइनल आंसर निकालोगे तो अगर आप यहाँ पर वो करोगे, कंपेयर करोगे, तो एक सिलिकॉन के लिए 2 ऑक्सीजन आ रहे होंगे एम्पिरिकल फार्मूला जब बनाएंगे ना उसका, तो एक सिलिकॉन के साथ कंपैरिजन में 2 ऑक्सीजन आ रहे होंगे तो उसका फार्मूला SiO2 है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आप इसको बोलते हैं। लेकिन जब इसको लिखते हैं तो हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जब लिखते हैं तो हम इसको लिखते हैं सिलिकॉन 4 ऑक्साइड। सर ये जो स्लैग है ये भी रिमूव हो जाएगी ना, वो मतलब नीचे से? यहाँ से हो रही है, देखिए मैंने यहाँ बनाया भाई, स्लैग जो है थोड़ा सा कम डेंसर होगा एज कम्पेयर टू आयरन, तो ये उसके ऊपर लेयर बना लेगा, उसके ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा तो हम उसको ऊपर से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। सर ठीक ये है। स्लैग का कोई यूज होता है? क्या कह रही हैं आप? सर ये स्लैग के कोई यूजेस होते हैं? देखो स्लैग का यूज हो सकता है, आपका यूज किस तरह हो सकता है, स्लैग से आप कैल्शियम गेन कर सकते हो, स्लैग से आप सिलिकॉन भी गेन कर सकते हो, स्लैग का यूज हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई यूज नहीं, ठीक है। इसको हम एज अ इम्प्योरिटी रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। ओके। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, देखो ये पूरा स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ गिवन है, बट इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर द रॉ मटेरियल दैट वी यूज्ड ओवर हियर। रॉ मटेरियल हमने कौन कौन से यहाँ पर यूज किए हैं। रॉ मटेरियल का मतलब ये होता है कि जो हमने खुद से ऐड किया है, जो हमने खुद से ऐड किया है। सो यू कैन सी दिस कि ये 3 हमने ऐड किए हैं और ये ऑक्सीजन हमने ऐड किया है। दीस 4 आर एक्चुअली रॉ मटेरियल्स, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड खुद बनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड खुद बनी है, जो सैंड थी वो हमने ऐड नहीं की, वो अगर हम जानबूझ के हम क्यों ऐड करेंगे इम्प्योरिटीज, वो इम्प्योरिटीज थी, ठीक है। तो हमने रॉ मटेरियल जो ऐड किए हैं वो कौन कौन से हैं भाई। हेमाटाइट हमने इसमें ऐड किया है, हमने इसमें कार्बन ऐड किया है, कोक, हमने यहाँ एयर यानी कि ऑक्सीजन ऐड किया है, और हमने यहाँ पर लाइमस्टोन ऐड किया है, राइट बच्चों। तो दीज आर 4 रॉ मटेरियल्स जो हमने यहाँ पर ऐड किए, ठीक है। एक और सवाल एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी रिड्यूसिंग एजेंट्स आर देयर इन दिस प्रोसेस। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट्स कितने हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो बच्चों एक तो आपको साफ नजर आ रहा है जो हमने खुद क्रिएट किया, जो कि आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो हम इसको देखते हैं कि कितने हैं। जस्ट लुक एट ओवर हियर, दिस इन द फर्स्ट इक्वेशन। जी सर मुझे इसकी कितने सिर्फ एक चीज नहीं समझ आई कि हम कोक और लाइमस्टोन क्यों इसमें डालेंगे, इन दोनों का काम क्या है इसमें? अच्छा, अगर आप कोक नहीं डालोगे तो आप टेम्परेचर कहाँ से लेके आओगे 1400 1500। जब तक आप फ्यूल कंबस्ट नहीं करोगे तो उतना टेम्परेचर कहाँ से आएगा, ठीक है। जी सर। और लाइमस्टोन? लाइमस्टोन अगर आप नहीं डालेंगे तो वो जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज है मट्टी की, वो कैसे रिमूव होगी। हमने मट्टी को हटाना है ना, फिर जमीन से ठीक निकाला है है सर। मट्टी भी होगी, ठीक है। जस्ट लुक एट ओवर जी हियर, सर अंडरस्टैंड। आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर कर क्या हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही है, यानी कि क्या हो रही है बच्चों, इट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है। और जी सर। कार्बन जो है आपके पास ऑक्सीडाइज होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है बाय गेन ऑफ ऑक्सीजन, इज दैट राइट। यस सर। और बच्चों जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वो क्या होता है, आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वो क्या होता है बच्चों, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर आपके पास एक रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हो गया कार्बन, एक कार्बन आ गया आपके पास। दूसरा आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर क्या है, आप देखें अगर आप दूसरी वाली इक्वेशंस को देखते हैं तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वो आपके पास क्या होता है बच्चों, वो आपके पास होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो सेकंड रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास क्या है यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड, इज दैट राइट बच्चों। दो रिड्यूसिंग एजेंट क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है ना?
Yes, this is a powerful reducing agent. Right बच्चों? सर ये समझ नहीं आई सर, थोड़ा रिपीट कर दें। कौन सी वाली बात समझ में नहीं आई? रिडॉक्स रिएक्शन वाली? जी सर, रिडॉक्स। क्यों समझ में नहीं आई? आपने अपना रिडॉक्स रिवाइज नहीं किया क्या? ये हमने वहां पर नो भी किया सर। था, अगर आपको याद हो तो भाई। सर अगर रिडॉक्स वो वीक है काफी मेरा। अच्छा चले कोई बात नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है बाय गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो रही है। जी सर। तो जहां ऑक्सीडेशन हो रही होती है, जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होता है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। दैट्स सिंपल। और अगर आप यहाँ देखें, आयरन के पास ऑक्सीजन थी, इसने लॉस कर दी, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है आपके पास? रिडक्शन होता है। तो ये क्या हो गया आपके पास? रिड्यूस्ड हो गया। तो जो चीज रिड्यूस्ड होती है वो क्या कहलाती है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाती है। सही है? ओके सर, गॉट इट। सो बच्चों, आपको यहाँ देखने को क्या मिला? आपको देखने को यहाँ मिला कि भाई आपने पहले कार्बन को कंबस्ट किया ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बने, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके पास? एनर्जी डेवलप हो। जब एनर्जी डेवलप होगी वो आपके पास जो आयरन ऑक्साइड है उसको मेल्ट करने में काम आएगी। जी बेटे। सर मेरा एक क्वेश्चन था रिडॉक्स के हवाले से। सर जैसे हमने पढ़ा था कि रिडॉक्स के दो यानी कि रिएजेंट्स हैं जो टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम आयोडाइड जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को टेस्ट करने के लिए यूज होता है, तो सर उस वाले प्रोसेस में पोटेशियम आयोडाइड जो है वो एज अ यानी कि वो ऐड करता है ना रिड्यूसिंग एजेंट। जी, आप पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर रहे हैं तो पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चेक करने के लिए ऐड कर रहे हैं ना आप। पोटेशियम आयोडाइड जब तक खुद रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चेक करने के लिए डाल रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ताकि वो रिएक्ट करें और हमें पता चले कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं। अगर रिड्यूसिंग ओके एजेंट सर। पोटेशियम आयोडाइड डाल देंगे तो देयर वुड बी नो रिएक्शन। राइट? ओके सर, क्लियर। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया भाई? हमारे पास मोल्टन फॉर्म में आयरन ऑक्साइड आ गया, ठीक है, लेकिन हमें वो उसको रिड्यूस कराने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए था। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये काम नहीं कर सकता था, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट किया। फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रिड्यूसिंग एजेंट था, तो उसने क्या किया भाई? आयरन की ऑक्सीजन को छीन लिया और खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, और इस तरह हमारे पास आयरन अलग हो गया। अब आयरन तो हमारे पास अलग हो गया था, लेकिन उसके अंदर सैंड की इंप्योरिटीज थी। तो सैंड को रिमूव करने के विच इज एसिडिक ऑक्साइड, हमने क्या किया? हमने कैल्शियम कार्बोनेट को थर्मल डिकम्पोज किया, जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्साइड विच इज बेसिक ऑक्साइड वो जनरेट हुई। उसने आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया और आपके पास एक स्लैग बन गया विच इज कैल्शियम सिलिकेट, जो कि आयरन के ऊपर मॉल्टन आयरन के ऊपर तैरना लगा। उस दोनों को हमने रिमूव कर दिया। इसमें 4 रॉ मटेरियल हमने यूज किए जो कि हमने खुद से डाले हैं, आयरन ऑक्साइड, कोक, एयर एंड लाइमस्टोन। और इस पूरे प्रोसेस में 2 रिड्यूसिंग एजेंट यूज हुए हैं जो कार्बन है और कार्बन मोनोऑक्साइड। इज दैट राइट एवरीवन ऑफ यू? क्लियर सर। यस सर। साथ साथ इसके बाद हम फर्दर प्रोसेस भी कर सकते हैं। ये जो आपके पास आयरन प्रोड्यूस होता है, इट इज नॉट 100% प्योर, ये 100% प्योर नहीं होता है। तो इसको फर्दर हम जो है क्या नाम है ट्रीट करते हैं, ताकि ये जो है आपके पास क्या हो सके, यहाँ पर और प्योरिफिकेशन हो सके। ठीक है ना? और प्योरिफिकेशन के लिए आप क्या करते हैं? इसके अंदर कुछ रिएक्शंस करते हैं। आप इसमें से क्या करते हैं भाई? आप इसमें से ऑक्सीजन पास आउट करते हैं। ऑक्सीजन यूज करते हैं आप। ऑक्सीजन पास आउट जब इसमें से आप करेंगे तो ऑक्सीजन पास आउट करने से क्या होगा बच्चों? ऑक्सीजन पास आउट करने से जो कार्बन, अगर कार्बन उसमें मौजूद होगा तो कार्बन की इंप्योरिटीज भी रिमूव हो सकती हैं। ठीक है भाई? अगर वहां पर क्या होगा, आपके पास कार्बन मौजूद होगा तो कार्बन की इंप्योरिटीज को आप रिमूव कर सकते हो। सो यू कैन से दैट टू रिमूव कार्बन इंप्योरिटीज। ये आयरन सर बनाने वो के जो बाद। सर जी सर वो मैं पूछ रहा था कि जो आपने कहा था कि हाउ मेनी रिड्यूसिंग एजेंट्स आर देयर, तो सर 2 होंगे ना ये इस जी पूरे 2। के? ओके सर। तो आपके पास अगर आपने जो आयरन बना लिया है, ब्लास्ट फर्नेस खत्म हो गया, ये उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद भी अगर आप कुछ करना चाहें तो आप इस तरह से ऑक्सीजन पास आउट करा के कार्बन की इंप्योरिटीज को आप वहां से क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? यस सर। और दूसरा ये कि अगर अगर आप और कैल्शियम ऑक्साइड डालना चाहें तो और कैल्शियम ऑक्साइड आप डाल सकते हैं। और ये हम क्यों यूज करेंगे? ये हम एसिडिक गैसेस अगर वहां पे प्रोड्यूस हुई हैं, अगर आपने जमीन से निकाला है तो सल्फर कंटेंट अगर वहां मौजूद है, सल्फर डाइऑक्साइड बन सकती है। इस तरह की अगर कोई चीज उसके अंदर मौजूद है तो आप उसको रिमूव करने के लिए, एसिडिक गैसेस को रिमूव करने के लिए फर्दर कैल्शियम ऑक्साइड डाल सकते हैं। ठीक है? इज दैट क्लियर एवरीवन ऑफ यू? जी सर। जी सर सर, क्लियर। ऑक्सीजन इसलिए हम डाल
करते हैं ताकि कार्बन की इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाए, ताकि इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यस, कार्बन डाइऑक्साइड बनकर निकल जाएंगी वो। ठीक ठीक है, है तो सर। here we have the total of blast furnace, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसको आप अपने पास जल्दी से लिख लें, फिर हम इसके कुछ एमसी। तो रिएक्टिविटी सीरीज को अगर आप देखते हो तो रिएक्टिविटी सीरीज इज टेलिंग यू बच्चों के जो हाइड्रोजन से भी नीचे हैं, दे कैन इवन सेपरेटेड बाय द रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन से भी रिड्यूस हो सकते हैं। तो इसका एक यूज जो है हम कॉपर को यूज करते हुए देखते हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो बच्चों ये बहुत सिंपल सा है, छोटा सा है, आप इसको देख सकते हो। क्या सीन है, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है ना, एक टेस्ट ट्यूब है फॉर सपोज आपके पास, ठीक है ना। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या करते हो, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम रख देते हैं फॉर सपोज कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। तो इसमें ये हमने कॉपर की रजिस्टर, बता रहे हैं आप, ये कॉपर जी की है ना? कॉपर, यस, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। ओके दिस सर। टाइम वी आर डूइंग एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। चल लिख देता हूँ इसको मैं यहाँ पर, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड से इसको कॉपर 2 ऑक्साइड भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि कॉपर ट्रांजिशन मेटल है तो बताना जरूरी है। फिर इस कॉपर 2 ऑक्साइड अगर आप नाम लिख रहे हैं तो, ठीक है ना, फॉर्मूले में नहीं लिखते, नाम लिख रहे हैं तो यू कैन राइट कॉपर 2 ऑक्साइड। अब ये हमने क्या किया, ये हमारे पास एक आप समझ लें कि एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने हाइड्रोजन जो है क्या नाम है पास आउट करानी है, और यहाँ अंदर कॉपर 2 ऑक्साइड हमने रख दिया है। तो दिस इज द टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना। इस टेस्ट ट्यूब को हमने ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपके पास क्या होगी बच्चों, वी नीड टू पास हाइड्रोजन गैस, वी नीड टू पास हाइड्रोजन गैस फ्रॉम हेयर, एंड फ्रॉम हेयर वी नीड टू हीट दिस, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड को हम हीट करेंगे तो रिएक्शन थोड़ा सा फास्टर हो जाएगा। वी नीड टू हीट दिस एंड यहाँ से आपके पास जो है बाय प्रोडक्ट निकलेगी विच इज वाटर। होता क्या है, आपके पास हाइड्रोजन इज अ गैस, यू आर पासिंग इट थ्रू कॉपर 2 ऑक्साइड, तो आपके पास कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और आपके पास साथ साथ क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल ऊपर से निकल जाएगा, और कॉपर इस तरह आपके पास क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इज दैट राइट बच्चों? राइट सर। ये सिंपल सा प्रोसेस है जी। दूसरा ये बच्चों, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर आपके पास एक एक चीज छोटी सी आपने बस याद रखनी है। वो छोटी सी चीज क्या है, आपके पास फॉर सपोज ऑल द कॉपर इज गोइंग टू बी रिड्यूस, ठीक है ना। सारा का सारा आपके पास जो कॉपर है वो रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस बाय हाइड्रोजन हो गया है, और वो बिल्कुल ही अब आपके पास कॉपर मेटल बन गया है। तो अब आपने हीटिंग बंद कर देनी है। जब आप इसको हीटिंग बंद करोगे तो इसका हरगिज मतलब नहीं है फौरन से ही आप हाइड्रोजन गैस का फ्लो भी बंद कर दो। हाइड्रोजन गैस का फ्लो आपने कंटिन्यूस रखना है अनटिल एंड अनलेस जो आपके पास कॉपर है वो ठंडा हो जाए, ठीक है ना। अगर आप गरम आपके पास गरम गरम वो है, आपके पास हॉट कॉपर है, और आपने जो है ना हाइड्रोजन गैस भी बंद कर देनी है, तो ऑक्सीजन एयर की फॉर्म में दोबारा से टेस्ट ट्यूब में घुस सकती है और दोबारा से उसको ऑक्सीडाइज कर सकती है। तो हमें क्या करना है, वी नीड टू कीप पासिंग हाइड्रोजन गैस टिल द कॉपर इज गोइंग टू बी कूल डाउन, राइट। सर लेकिन अगर हम एयर टाइट कर दें तो फिर? जो भी है घुस सकती है ना कहीं से भी, हमारे पास 2 ओपनिंग्स है यहाँ पर, यू कैन से दैट। अच्छा हाँ। अब उसको एयर टाइट करने में भी आपको थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ना, उसमें तो वो जा सकती है। तो यू नीड टू रिमेंबर दैट कीप पासिंग हाइड्रोजन गैस, कीप पासिंग सर हाइड्रोजन इसकी गैस। वो रीजन पूछता है पेपर में? ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है, टिल द कॉपर बिकम कूल, ठीक है बच्चों, ये चीज आपने याद रखनी है। ओके ऑलराइट सर। एवरीवन ऑफ यू, जी सर। चलें इसको आप जल्दी सर से लिख लें जी। यस सर। तो आप सब ने मेरा साथ देना है। अब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। देखो पहला वाला एमसीक्यू अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने एलॉयज की बात नहीं की है। सेकंड एमसीक्यू यू कैन सॉल्व। व्हाट इज द एमसीक्यू? द एमसीक्यू इज अ मेटल कंसिस्ट ऑफ letters of positive ions in a sea of electrons. What happened to the electrons and positive ions in a metal wire when electric current is passed through them? I told you क्या होता है बच्चों जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो सर बी। इट्स बी। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे? यू नीड टू नो दैट कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इलेक्ट्रॉन्स रिप्लेस हो जाते हैं। आपने ये अपने पास नोट्स में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये सी और डी आर द रॉन्ग आंसर। एंड आई टोल्ड यू कि भाई जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो एटम्स अपनी जगह रहेंगे, वो नहीं हिलेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते रहते हैं। सो द राइट आंसर वुड बी बी। ठीक है बच्चों, इट वुड रिमेन सेम। राइट बच्चों? सर सर। जी जी सर। बेटे।
किसी का कोई सवाल है? नो। चलें क्वेश्चन नंबर 3। अब मैंने जो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लिखवाए थे वो मैंने सिर्फ इसलिए लिखवाए थे ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कुछ एलिमेंट्स को कि वो इस तरह के एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सको। देखें व्हिच एलिमेंट इज सोडियम, जस्ट लुक एट ओवर हियर, वी नो दैट सर डी। सोडियम सर डी। सर क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर से लो होती है। बिल्कुल, उसकी डेंसिटी वाटर से लो होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो राइट आंसर वुड बी डी। इज दैट राइट बच्चों? राइट सर। वेरी गुड, शाबाश। अभी हमने एलॉय नहीं किया है तो अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। व्हिच एटम इज मेड फ्रॉम माइल्ड स्टील, अभी हमने नहीं किया है। व्हिच टू स्टेटमेंट अबाउट एलॉयज आर राइट, ये भी हमने नहीं किया एलॉयज, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स हियर। व्हिच मेटल कैन रिएक्ट रैपिडली विद स्टीम but react only very slowly with cold water? यानी कि ये किस में होना चाहिए बच्चों? Rapid reaction with steam, यानी कि it should be in Mazel, right? Right? यस सर। और very slowly with cold water इसका मतलब है पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम तो नहीं हो सकता है। तो ये भी आंसर हो सकता, ये भी आंसर हो सकता। तो राइट आंसर वुड बी आयरन, क्योंकि कॉपर इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। राइट बच्चों? राइट सर। और आपको याद रखना है कि जो लेड होता है, लेड भी स्टीम से रिएक्शन नहीं करता है, ये पानी से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। देन स्ट्रक्चर ऑफ एलॉय, ये अभी हमने नहीं किया, ये हम करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। ये क्या कहता है आपसे भाई? ये एमसीक्यू हमसे कह रहा है द सॉलिड कार्बोनेट्स ऑफ 3 metals WX and Y are heated. कार्बोनेट ऑफ X क्या है भाई? सॉरी, कार्बोनेट ऑफ W, कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ solid changes color from green to black. देखो colorful compounds है ना, so it can be somewhere transition metal, right? Yes sir. Carbonate of X, carbon dioxide given off करेगा, ठीक है। solid does not change color change नहीं किया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नॉट गिवन ऑफ, यहाँ पर आपने जब उसको हीटिंग किया, फॉर सपोज आपके पास एक मेटल था, फॉर सपोज आपके पास X कार्बोनेट था, ठीक है ना, आपने उसको हीट किया, जैसे अभी हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया था, तो ये थर्मली डिकम्पोज जब होते हैं तो आपके पास क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है। जनरली आप अगर किसी कार्बोनेट को हीट करते हो तो आपके पास मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ज्यादातर, ठीक है ना। तो आपने जब ये किया किसके साथ? 3 अलग अलग मेटल्स के साथ, तो भाई जितना हाईली रिएक्टिव मेटल होगा ना, उतना मुश्किल होगा उसका टूटना। तो अगर ये नहीं टूटा है, इसका मतलब इट इज द हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। दिस हाईली रिएक्टिव मेटल, जो कि ये टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनी, सही है। सर अगर ये हाईली रिएक्टिव है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब रिलीज नहीं होगी, क्योंकि वो तो नहीं होगी। देखो उसने कार्बोनेट को जोर से पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसने कार्बोनेट को जोर से पकड़ा हुआ है, तो वो कार्बोनेट को छोड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो सर रिएक्टिव कैसे हुई वो फिर सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो सबसे ज्यादा उसके अंदर पावर है, वो छोड़ ही नहीं रहा कार्बोनेट को। ओके सर, चलो ठीक है। आप हीट कर रहे हो और वो टूट जाए, हीटिंग से अगर कोई कंपाउंड टूट रहा है तो इसका मतलब है वो उसको आराम से छोड़ रहा है, थोड़ी सी हीटिंग से छोड़ दिया। किसी फॉर सपोज जो है एक बच्चे का हाथ तुमने पकड़ लिया, ठीक है ना, और मैंने एक छोटा सा चमाट मारा तुम्हारे सर पे और तुमने छोड़ दिया उसको, इसका मतलब है तुम कम पावरफुल हो, है ना। और अगर मैं तुम्हें घूसा मारता उसके बाद भी तुम ना छोड़ते तो तुम थोड़े ताकतवर हो ना, इसका मतलब कि तुम्हारे बैक पे कोई चीज है जिसकी वजह से तुम जो है ना मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। सेम एज इट इज कि अगर आप किसी मेटल को थोड़ा सा हीट करते हो, उसने एनाइन को अपने छोड़ देना है फॉर सपोज, या उसने उसको अपने आप को तोड़ देना है, तो इसका मतलब है वो कम रिएक्टिव है। और मैं उसको हीट किए जा रहा हूँ, वो साला छोड़ ही नहीं रहा, बड़ा ढीठ इंसान है, तो उसने इतनी जोर से कार्बोनेट को पकड़ा हुआ है कि वो छोड़ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है वो ज्यादा रिएक्टिव है मेटल। ओके सर, गॉट इट, ठीक है सर, तो हाई क्लियर, थैंक यू। रिएक्टिव है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ नहीं कर रहा है ऑन हीटिंग, ठीक है। तो मेटल Y इज मोर रिएक्टिव देन X, भाई Y X से ज्यादा रिएक्टिव है, इट्स एब्सोल्युटली राइट। मेटल W is a transition metal, this is also right, color compound बना रहा है। If dilute nitric acid is added to all 3 carbonates, carbon dioxide is given off from the carbonates of WX but not from the carbonate of Y। ये बात गलत है। We know that आपके पास कोई सा भी कार्बोनेट हो, अगर आप उसके अंदर एसिड डालोगे तो भाई वो रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करेगा तो कितना भी रिएक्टिव मेटल हो, जो भी हो, वो रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है ना भाई। तो राइट आंसर कौन सा हुआ आपके पास? स्टेटमेंट नंबर 1 और 2। सर ए। ठीक है बच्चों? यस सर।
हाँ जी सर। Then सर ये मुझे next- पॉइंट की समझ नहीं आई। यस सर। कौन सी समझ नहीं आई? पॉइंट 3 नंबर। पॉइंट 3 में वो कह रहा है कि भाई एक्स और वाई जो है रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, वो डब्ल्यू और एक्स करेंगे, वाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? हर कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है ना। जी सर ठीक है। उसके बाद 10 कह रहा है आपके पास पीसेस ऑफ मटेरियल आर प्लेस्ड in term between P and Q in the incomplete electrical circuit shown. Which material would not cause the bulb to light up? Aluminum is a metal, magnesium is a metal, zinc is a metal. B, They sir. all conduct electricity. B. But diamond is insulator. Right. The B is the right answer. ये अभी हमने नहीं किया alloys. We can solve question number 12. Which set of electronic structures are only found in metals? Metals group 1 हो सकते हैं, group 2 हो सकते हैं, group सर 3. ए होगा इसका। Right. So what is the right answer? A, would sir. be. Then alloy अभी हमने नहीं किया है, सारे सवाल alloys के आए जा रहे हैं. Yes, here we have the list shows some properties of metals. Metals are good conductor of electricity. Metals are like metal form ions by loss of electron. Metals have high melting points. Mercury is a metallic element. Which of these statements do not apply to the mercury? Yes बच्चों, कौन सी apply नहीं होनी चाहिए? 3 only। B only sir. 3 only। D3। Which of these statements do not apply to the mercury? The third one, 3 only, क्योंकि ये liquid metal है तो इसका melting point definitely आपके पास क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा। ठीक है ना? alloy अभी हमने नहीं किया है। Aqueous copper 2 sulfate solution is placed in iron container and left to stand for several days. You have iron container. This is iron container, and in this container you left copper 2 sulfate for several days. What happened? क्या होगा? We know that iron is more reactive than copper, so it will displace. If you displacement are reaction। adding iron into the copper sulfate, so you will see that there would be copper to form along with iron sulfate. Right, बच्चों? Right sir. So atmospheric sir. oxygen react with copper 2 sulfate? No. Some fine iron particles are formed in the solution? No. The part of the container in contact with the solution is coated with copper. This is the right answer. Right, बच्चों? Right sir. जी सर। सर ये कैसे से समझ नहीं आई। देखिए आपके पास जो सॉल्यूशन, ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कांटेक्ट में है आयरन के साथ, इट स्टार्ट रिएक्टिंग ना, जी सर। कोटेड कॉपर हो जाएगा। तो सर ये हमको कैसे पता कि वो जो मतलब बेस के साथ ही मतलब बनेगा सारा, जो कॉपर की बेस वो लेयर होगी। हाँ तो ये और आपके कहीं नहीं पास, बन सकता। और कहीं कैसे बनेगा? आपके पास आयरन कहाँ है? आयरन जहां पर इंटरेक्ट हो रहा है वहीं रिएक्शन होगा। तो सर वो बेस पे आयरन। आपके पास जो आपके पास कंटेनर है वो आयरन का बना हुआ है ना, हमने आयरन डाला। अच्छा सही है। ओके सर समझ गए, ठीक है। Okay, then here we have one more. Metallic objects may be decorated by having very thin layer of gold applied to them. Which property of gold make it suitable for this use? अच्छा भाई, अब देखिए, metallic objects may be decorated by having very thin layer of gold applied to them. अब गोल्ड जो है हम उस पर अप्लाई करेंगे तो जो है भाई वो खूबसूरत दिखेगा। ठीक है ना? इसमें इलेक्ट्रिसिटी का क्या ताल्लुक? कोई ताल्लुक है इलेक्ट्रिसिटी का? No sir. No sir. You can say that it is malleable क्योंकि वो thin layer में convert हो सकता है, तो it is one of the, you can say that यार ये काम की चीज है। ठीक है ना? और उसके अलावा it is unreactive, ये unreactive है तो आप आराम से उसकी लेयर चढ़ा सकते हो किसी के ऊपर, वो रिएक्ट नहीं करेगा फिर उसके बाद। ठीक है ना? So it can be, the right answer will be A. Right? Yes, sir. Right, sir. Then ये अभी हमने नहीं किया है, अभी this is the precaution for rusting, ये भी हमने नहीं किया है। Which element if attached to the immerse, ये भी अभी हमने नहीं किया है, ये नहीं किया है। Two statement about copper are given. Copper is low hydrogen in the reactivity series. Copper can be obtained by heating it oxides with carbon. Which statements are correct? सर बोथ। Both are correct. Both 1 and 2 are correct. What happens when a strip of silver is immersed in an aqueous solution of copper 2 sulfate? You know that copper and then silver. If you are adding silver in copper 2 sulfate, there would be no reaction. No reaction. It would be B. Right, बच्चों? Right sir. Yes sir.
Then question number 23, that is something good, right? You can see this. R displaces both P and S from their aqueous solutions. R can displace both P and S. इसका मतलब ये है कि P and S both are below the R, right? In the reactivity series. Right, बच्चों? Right, sir. Then Q reacts with water. Q reacts with water, but R does not react with water. Q पानी के साथ react कर सकता है, लेकिन R नहीं कर सकता. इसका मतलब है Q is more reactive than R, right? Yes, sir. Then Yes, sir. S does not react with acid, but P does react with acid. S जो है वो आपके पास S जो है वो acid से react नहीं कर सकता है, लेकिन P कर सकता है. इसका मतलब है P is more reactive than S. So this is the reactivity series जो कि आपके पास हो सकती है from more reactive to least reactive, and they are saying what is the correct order of reactivity? The most Sir, reactive B. one. So QRPS, the B would be the right answer. Right, बच्चों? Yes, sir. Then 24 is saying iron 3 oxide can be reduced by iron to iron by carbon. Which other element can reduce iron 3 oxide? Sir, magnesium. Magnesium is more reactive than iron, so it can do this problem. Very good, very good. Then question number 25. Four metals and hydrogens are arranged in order of decreasing reactivity. Which statement about these elements is correct? Aluminum is formed when aluminum oxide is heated with hydrogen. Absolutely not, right? Copper displaces zinc from zinc sulfate. This is also wrong. Copper is formed when copper 2 oxide is heated with hydrogen. This is the right thing that we just do this in the lecture, right, बच्चों? Right, sir. Yes, sir. जी बेटे. सर ये क्या कहते हैं more reactive objects, more reactive elements replaces less reactive elements. Is this Yes, right? Yes, from their aqueous solutions. Okay, sir. Then in 26, in which are the elements placed in the correct order of their chemical reactivity? Oh my god, it's the most simplest question, I think. The silver is definitely the less reactive one, and then calcium or magnesium से कौन ज़्यादा reactive होगा बच्चों? Down the group reactivity increase होती है, calcium, magnesium and it should be A, right बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. मेरा Yes, बहुत दिल sir. चाह रहा है MCQs कराने का, तो I just want to complete 30 MCQs at least. Time कम है, लेकिन I want to do this. अच्छा जी, the diagram shows such underwater protected. This is not done right here. A powder of mixture of metal contain aluminum, calcium, silver, and iron. Excess of hydrochloric acid is added until no more mixture dissolve. What is the undissolved residue? Oh my God, this is quite simple. Yes, बच्चों. जल्दी से. Silver, You know sir. that. Yes, it is silver, because it is least reactive metal. It cannot react with hydrochloric acid. If you add gallons of hydrochloric acid over there in the mixture, but definitely silver is unreactive, so it won't react. Then substance P reacts with dilute hydrochloric acid to produce a gas. Gas reduces the substance Q. Okay. Sir, you are adding hydrogen gas and copper is Definitely हाइड्रोजन गैस आपके पास रिएक्टिव है, तो उससे कम वाले रिड्यूस कर सकती है. तो भाई कॉपर को कर सकती है हाइड्रोजन गैस रिड्यूस, लेकिन लेड और जिंक को नहीं कर सकती, राइट? सर ये क्या, सर ये क्यू क्या था सर? इसकी समझ नहीं आई कि ये बोल रहा है ये क्यू क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है क्यू जिसको हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकती है. तो भाई हाइड्रोजन से नीचे वाला रिएक्टिव तो कॉपर सिल्वर गोल्ड होता है, तो हाइड्रोजन सिर्फ कॉपर सिल्वर गोल्ड को ही रिड्यूस कर सकती है, तो लेड और जिंक को नहीं कर सकती. ठीक है. ठीक और है सर. हाइड्रोजन गैस बनेगी कैसे? जब आप एसिड के अंदर मेटल डालोगे, और वी नो दैट मेटल कौन से रिएक्ट कर सकते हैं भाई? कॉपर नहीं कर सकता, जिंक कर सकता है, बिकॉज इट इज इन मेटल. द राइट आंसर इज डी. राइट बच्चों? Yes, sir. So let's see, the last MCQ is 30. The metal iron, lead and zinc can be manufactured by the reduction of their oxides with coke. What is the correct order of ease of reduction of the metal oxide? D. What is
which one is going to be difficult to reduce? सबसे कम रिएक्टिव जो होगा वो सबसे आसानी से हो जाएगा, तो इसके लिए आप जिल याद रख सकते हैं। जिल, जिंक, आयरन, लेड। तो भाई लेड सबसे आराम से हो जाएगा, लेड, आयरन, जिंक। So C would be the right answer. ठीक है भाई? यस सर। सर ये इसकी मुझे समझ नहीं आई। बेटा जो जितना रिएक्टिव होगा उतना मुश्किल होगा उसका रिड्यूस होना, ठीक है? उतनी मुश्किल से छोड़ेगा ना ऑक्सीजन। ओके सर, समझ गए। Is that clear everyone of you? क्लियर Yes, सर। sir. चलें बाकी एमसीक्यूज करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर।